गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 मिनट सीरीज। इस 5 मिनट में हम 20 कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जिससे आपकी तैयारी पूरी होलिस्टिकली हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, सारे के कोर कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। इसमें हम पहले पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में फाइनेंस कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का मेंशन है और ये इसको बोला जाता है बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिजिकल फेडरलिज्म। जो फिजिकल फेडरलिज्म मेंटेन किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसमें फाइनेंस कमीशन का अहम रोल है। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब इसके पास जुडिशियल पावर भी हैं। ये प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है हर 5 साल में या उससे पहले। इसका रोल क्या होता है? सबसे मेन रोल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। सेकंड होता है प्रिंसिपल ऑफ द ग्रांटी नेट टू द स्टेट। थर्ड होता है जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट है उसको बढ़ाने में हेल्प करना। पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़ को रिसोर्स एलोकेट करना, जैसे 15th फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है, उसने पंचायत और म्यूनिसिपलिटी को डायरेक्ट फंड देने की बात कही है। और बाकी मैटर जो प्रेसिडेंट उसको रेफर करता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी जो रिकमेंडेशन होती हैं ओनली एडवाइजरी होती हैं, गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती हैं। इसकी कंपोजिशन देखते हैं, एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। इसमें जैसे चेयरमैन होगा उसको पब्लिक अकाउंट के बारे में नॉलेज हो, मेंबर्स में एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, उसके बाद में अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्ट इन पब्लिक डीलिंग होना चाहिए, टेन्योर स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट एंड दे आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, मतलब उनको दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है। पहला फाइनेंस कमीशन 1952 में किया गया था, उसके चेयरमैन केसी नियोगी था। 15th फाइनेंस कमीशन के NK सिंह है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफी में कृष्णा रिवर के ऊपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, गंगा और गोदावरी के बाद में, और 4th लार्जेस्ट है। डिफरेंस देखना कि लॉन्गेस्ट है 3rd एंड दी 4th है लार्जेस्ट वाटर इनफ्लो में, गंगा इंदस और गोदावरी के बाद में, एंड 3rd है गंगा एंड गोदावरी बाद में इन टर्म्स ऑफ द लेंथ। कृष्णा बेसिन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में। और जो रिवर है उसकी बॉर्डर देखो, बालाघाट रेंज है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पड़ती है, वो इसके नॉर्थ में है। ईस्टर्न घाट इसके साउथ और ईस्ट में है, वेस्टर्न घाट इसके वेस्ट में होता है। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ये इसकी लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। लेफ्ट बैंक में भीमा, डिंडी, मूसी, पलेरू एंड दी पेडावागु। राइट में कुडाली, वेना, कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा। जैसे आपने गोदावरी का पढ़ा था ना, वेन गंगा, पेन गंगा, वो गोदावरी की थी, ये कृष्णा की पंचगंगा, दूध गंगा। उसके बाद मालप्रभा एंड दी तुंगभद्रा। ये सिंपल क्वेश्चन आया था, हम्पी कौन सी रिवर के ऊपर है? तो तुंगभद्रा रिवर पे। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ना कृष्णा की, वो तो तुंगभद्रा है, मतलब लार्जेस्ट। एंड दी लॉन्गेस्ट है भीमा। ये आप भीम से आप याद रख सकते हो कि भीम की हाइट बहुत लंबी थी, तो लॉन्गेस्ट भीमा से। इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ दी सोयल कौन सी पाई जाती है यहाँ पे? ब्लैक, रेड, लेटराइट, अलुवियल, मिक्स, सलाइन, अल्कलाइन, इस तरह की सोयल इसके बेसिन में पाई जाती है। और इसका जो डेल्टा है दोनों का, कृष्णा प्लस गोदावरी का, उसको बोला जाता है राइस ग्रेनरी ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा होता है। और ये काफ़ी रिच है मिनरल डिपॉजिट में, जैसे ऑयल एंड गैस यहाँ पाए जाते हैं, कोल है, आयरन है, डोलोमाइट, इवन गोल्ड भी पाया जाता है, यूरेनियम एंड डायमंड। इसके ऊपर कौन कौन से डैम्स बने हैं? बाशवा सागर डैम है, उसके बाद नागार्जुन सागर है, श्री सलेम, प्रकाशम बैरेज, ये इसके ऊपर बने हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरनमेंट की। स्नो लेपर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्नो लेपर्ड क्या है कि माउंटेन के इकोसिस्टम की हेल्थ को दर्शाता है कि वहाँ का इकोसिस्टम अच्छा है, क्योंकि ये प्रीडेटर स्पीसीज है तो टॉप में पाया जाता है। हैबिटेट कहाँ है? माउंटेन रीजन में, सेंट्रल एंड साउथ एशिया में। इसमें जियोग्राफिकल रेंज को डिवाइड किया वेस्टर्न हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न हिमालय में देखो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, ईस्टर्न हिमालय उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, हेमिश नेशनल पार्क है, लद्दाख में सिचुएटेड है, और ये बिगेस्ट नेशनल पार्क है इसके लिए। इसका प्रोटेक्शन स्टेटस देखते हैं। आयुसीएन में वल्नरेबल है, साइट्स अपेंडिक्स 1, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1, जहाँ पे हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन दी जाती है। कंजर्वेशन एफर्ट किया के लिए सरकार ने सबसे पहले तो इंडिया पार्टी है, एक ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन एक इंस्टीट्यूट है, उसमें 2013 से इंडिया इसका पार्ट है। ये एक फ्लैगशिप स्पीसीज है। फ्लैगशिप क्या होता है? जब भी किसी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है तो उसको एक अपर दर्जा दिया जाता है, रेस्पेक्ट दी जाती है, डिग्निटी उसको मेंटेन की जाती है, ताकि उसके चक्कर में बाकी स्पीसीज भी उसको कंजर्वेशन हो जाए। एक सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है UNDP का, जो कि GF के द्वारा फंडेड है। उसमें भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी और स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए एफर्ट डाले गए हैं। और प्रोजेक्ट लेपर्ड लॉन्च किया 2009 में, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर था ना 1973 में, उसी तरह प्रोजेक्ट लेपर्ड 2009 में लॉन्च किया गया था। जो 21 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है रिकवरी प्रोग्राम के लिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की, उसमें स्नो लेपर्ड को भी डाला गया है। और अभी जो रिसेंटली देखो हिमालय जूलॉजिकल पार्क है, ये दार्जिलिंग
वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे इसके कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग का भी इनिशिएटिव लिया गया। इकोनॉमी बात करते हैं, रिपोर्ट के ऊपर तो एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता प्री में। आईएमएफ के द्वारा कौन सी रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की कौन सी रिपोर्ट है? आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये हमारा आरबीआई भी करता है, ये साल में 2 बार होती है। फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट, रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक, एनुअल रिपोर्ट ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इसको आप याद कर सकते हो। वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑल्दो अभी डिसकंटिन्यू हो गई है, ईज ऑफ लिविंग है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये ध्यान से देखना, यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक था, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भी इंडिया अभी 44 के आसपास है, इंप्रूव कर रहा है। रेमिटेंस रिपोर्ट, इंडिया रेमिटेंस में सबसे ज़्यादा है, $100 बिलियन से भी ज़्यादा हमारा रेमिटेंस आता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, कल हमने क्या पढ़ा था, खेड़ा सत्याग्रह। इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं। अहमदाबाद में मिल ओनर्स और वर्कर्स के बीच में आपस में डिस्प्यूट हो गया था और मिल ओनर्स ने जो बोनस था वो भी वापस ले लिया था। वर्कर्स ने डिमांड की थी कि 50% वेज को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि वार टाइम, उस टाइम पे वर्ल्ड वार 1 चल रहा था और वर्ल्ड वार 1 के कारण बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई थी। लेकिन मिल ओनर्स बोले कि हम सिर्फ 20% वेज बढ़ाएंगे, तो एम्प्लॉय ने वहाँ पे स्ट्राइक शुरू कर दी। एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट किया, अनुसुया साराभाई, ये वहाँ की लीडर थी जो कि मिल ओनर्स के अगेंस्ट में फाइट किया। 1918 में गांधी ने भी इसमें डिस्प्यूट में इंटरवीन किया और जो कॉटन मिल ओनर्स थे, वर्कर्स थे, उनको बताया कि आपको प्लेग बोनस देना पड़ेगा वर्कर्स को। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। अनुसुया साराभाई एक सोशल वर्कर थी जिसकी बहन थी अम्बालाल साराभाई, ये मिल ओनर भी थे और प्रेसिडेंट थे वहाँ के अहमदाबाद मिल ओनर एसोसिएशन, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस किया कि ताकि वर्कर्स को जस्टिस मिल जाए। ये इन्होंने गांधी के पास अप्रोच किया था, जैसे राजकुमार शुक्ला गए थे ना चंपारण के लिए, तो उसी तरह अनुसुया बहन जो थी उन्होंने गांधी जी के पास रिक्वेस्ट किया था कि वर्कर्स और एम्प्लॉय के बीच में जो डेडलॉक हो गया उसको सुलझा जाए। गांधी जी ने कहा कि वर्कर्स को आप स्ट्राइक पे जाओ और 35% राइज की बात करें, क्योंकि इन्होंने डिमांड 50 की थी, लेकिन गांधी बोला हम सिर्फ 35% लेंगे, 50 नहीं लेंगे। और वर्कर्स को बोल दिया कि आप बिल्कुल नॉन वायलेंट रहोगे, और खुद उन्होंने अपना फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट फास्ट एंड टू डेथ, मतलब फास्ट वहाँ पे रखा कि जब तक मैं अगर चाहे मर जाओ अपना फास्ट नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि वर्कर्स को यहाँ पे उनको मोटिवेट भी करना था। लेकिन इतना प्रेशर उनके ऊपर डाल दिया कि लास्ट में जो ट्रिब्यूनल के पास गया तो 35% वेजेज को इंक्रीज कर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर में, भरतनाट्यम, वेरी इंपॉर्टेंट। भरतनाट्यम क्या, ओल्डेस्ट भी काफ़ी पॉपुलर क्लासिकल डांस है जो ओरिजिनेट हुआ था तंजौर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। और ये कहाँ से ट्रेस किया जाता है, जो भारत मुनि की नाट्य शास्त्र, ये तो हर एक क्लासिकल डांस में आपको इसकी ट्रीटीज के बारे में मिलेगा। वो जो तमिल एपिक है शिल्पादिग्राम, शिल्पादिग्राम है एक मणि मेघलाई है, इसमें भी डायरेक्ट रेफरेंस है भरतनाट्यम का। जो इसका अभिनय दर्पण, ये किसके द्वारा, नंदीकेश्वरा, इसमें भी इसका जो टेक्सचुअल मटेरियल है, क्या क्या टेक्निक्स और ग्रामर और कौन कौन से मूवमेंट किए जाते हैं बॉडी के, वो सारे अभिनय दर्पण में मेंशन है। शिवा टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, इसमें भी इसके बारे में वहाँ की क्राफ्टिंग और कार्विंग मिली है। स्टाइल को शुरू में स्टार्ट किया गया था देवदासी के द्वारा। देवदासी कौन होते हैं, यंग गर्ल्स होते हैं जो पेरेंट्स के द्वारा टेंपल में भगवान के साथ शादी करने का ट्रेडिशन था, उसके द्वारा गिफ्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, तो उनको देवदासी बोलते हैं। इसके फीचर की बात करते हैं, इसको बोलते हैं एक हारिया मतलब एक ही डांसर होता है, वो वेरियस रोल परफॉर्म करता है। ये ओरिजिनली तो फीमेल के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता था, लेकिन बाद में स्टेज पे आके 1930 में फीमेल और मेल दोनों इसमें करते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने क्या किया था, इसको रिवाइवल किया था आज के दिन में, क्योंकि पहले इसका सादिर स्टाइल था, उसमें इंप्रूवमेंट करके इसको रुक्मणी देवी इंडोल, मतलब इसको काफ़ी एक पब्लिक स्टेज पे लाके इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कला क्षेत्र भी इस्टेब्लिश किया था। कला क्षेत्र का मतलब था होली प्लेस ऑफ द आर्ट टू रिवाइव। डांस में क्या होता है, काफ़ी ट्रांजिशन मूवमेंट होते हैं, लेग के, हिप के, आर्म के, आई मूवमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, जैसे भाव, रास, राग एंड ताल, ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका स्टार्टिंग में बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है, लेकिन बाद में काफ़ी फास्ट मूवमेंट होता है, इसलिए इसको फायर डांस भी कहा जाता है। सिंपल स्टेटमेंट आएगी, फायर डांस कौन से डांस को कहा जाता है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, मृदंगम है, वायलिन है, वीणा है, फ्लूट है, सिंबल है। ये था हमारा आज का 5 मिनट डिस्कशन। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।